अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि सेल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम आज बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, आज हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोप्लाज्म में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छे से देख लेंगे तो इंशाल्लाह एमडीकैट में भी आपको हेल्प होगी। यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, इन दो चीज़ों का मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर तीनों एसेंशियल कंपोनेंट्स को मिला लिया जाए तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अकेला तो प्रोटोप्लाज्म बना रहा है, लेकिन अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ साथ मेम्ब्रेन को भी शामिल कर लिया जाए तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। सेल का जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, एक्वस कहते हैं वाटर को, ग्राउंड सब्सटेंस जो इसका मेन ग्राउंड सब्सटेंस है वो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। इसमें ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्जी अपरेटस हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो सकता है, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल्स हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इसमें मौजूद होती है वो अदर इंक्लूजन्स, बाकी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं, जो इंक्लूजन्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट्स हैं, कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए, सेल के अंदर न्यूट्रिशन तो जा रही होती है ना, सेल को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जा रही है, सेल को डिफरेंट जो है वो चीज़ें लाइक ग्लूकोज है, इम्यूनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेस्ट्स भी सेल बनाता है। ठीक है, जिसको सेल ने अपने अंदर से बाहर निकालना होता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, तो कुछ ऐसे वेस्ट्स भी होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट्स, प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल उनको स्टोर भी करता है, जाहिर है, तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज साइटोसोल। साइटोसोल ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा होता है और ये साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह हल हुए होते हैं। तो यहाँ पर केमिकली अगर हम देखें तो ये 90% वाटर है। जाहिर है ये फ्लूइडी मटेरियल है, कोई भी चीज़ फ्लूइडी होगी तो उसमें वाटर तो होगा, जाहिर सी बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 90% वाटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है, साइटोसोल के अंदर जो है दो तरह के सोल्यूशंस बन रहे होते हैं क्योंकि इसमें अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। पहली बात यह है कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन वो होता है जो बनता है दो चीज़ों से, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। सोल्यूट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट लिया आपने, नमक लिया है, ठीक है, उसको पानी में डाल दिए। तो नमक को जब पानी में डाला है तो नमक क्या है, सोल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, दोनों चीज़ें मिलकर एक सोल्यूशन बना देंगे, नमक वाला पानी बन जाएगा सादा अल्फाज में कहा जाए तो, और ये बन जाएगा बेसिकली एक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, ट्रू या कोलाइडल। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स का साइज़ आमतौर पे छोटा होता है, कोलाइडल में बड़ा होता है। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें दो चीज़ें मिक्स होकर एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बना दें, वो टोटली मिल जाएं एक दूसरे में, टोटली कंबाइन हो जाएं, वो मिलकर एक अप्रोप्रिएट सा सोल्यूशन बना दें, वो एक दूसरे में अच्छे से हल हो जाए। जो सोल्यूट है वो अच्छे से सॉल्वेंट में हल हो जाए। जैसे ही नमक की एग्जांपल दी है तो ये नमक वाला पानी बन जाएगा, नमक अब आपको अलग से नज़र नहीं आएगा, टोटली अच्छे से हल हो जाएगा पानी में। ये एग्जांपल है ट्रू सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन में देखें, ट्रू सोल्यूशन मतलब ये सही वाला सोल्यूशन है, ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ, तो ये ट्रू सोल्यूशन बन गया। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल कहते हैं सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कोलाइडल किसी भी गदली सी चीज़ को कहेंगे, यानी कि वो
स्मूथ सी नहीं है, गदला गदला सा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल ये है कि आप जो है अगर मड को पानी में डाल देते हैं तो जो मिट्टी होती है वो अलग अलग से आपको पानी में नज़र आएगी, ठीक है। तो ये गदला सा एक सोल्यूशन बनेगा, स्मूथ नहीं होगा, अच्छे से वो मिक्सअप नहीं होगी पानी में मुकम्मल तौर पर। तो ये कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। तो ट्रू सोल्यूशन में अगर हम साइटोप्लाज्म में बात करें, साइटोसोल के अंदर जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें आते हैं आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं वो फिर कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन में भी फर्दर दो चीज़ें हैं, सोल हो सकता है या जेल हो सकता है। सोल वो चीज़ होती है जो नॉन विस्कस होती है, विस्कस कहते हैं गाढ़ी चीज़ को, ठीक है। जैसे अगर आप देखें पानी जो है और वाटर एंड हनी की अगर हम बात करें, तो पानी और हनी को ले लें तो पानी की जो विस्कोसिटी है वो कम है, ठीक है। हनी जो है विस्कोसिटी को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी आसानी से बह रही है उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो जो चीज़ इतनी मुश्किल से बह रही है ना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि हनी है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है, गाढ़ेपन से आप याद रख सकते हैं कि जो हनी है वो गाढ़ा होता है तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब हनी ज़्यादा विस्कस है, हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, इस केस में हम ये कहेंगे। तो इस तरह से जो है वो इसमें कोलाइडल सोल्यूशन में भी या तो वो नॉन विस्कस होगा यानी कि वो इतना गाढ़ा नहीं है, ठीक है, नॉन विस्कस है। और विस्कस जिसमें वो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा तो वो जेल है, ठीक है। आप इसको जेल से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि जो मेल्स यूज़ करते हैं जेल अपने बालों पे, वो कैसी होती है, जेल जो है वो ऐसे वो थिक सी होती है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वो विस्कस होती है, सोल या फिर जेल, दो इनमें से कोई हो सकता है। मतलब कि कोलाइडल सोल्यूशन जो है इनमें से ये इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, सोल या जेल। अब उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सेल के पेरीफेरल पार्ट्स में होते हैं। पेरीफेरल पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरीफेरल। सेंट्रल में हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस है और पेरीफेरल कहते हैं साइड पे जो चीज़ पड़ी हुई है। तो जो साइड वाले पार्ट्स हैं हमारे सेल की वो जेल, वहाँ पे जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो जेल वाली फॉर्म का है। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस। चार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं उनमें से सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल साइटोप्लाज्म के अंदर, देखिए सेल को हर तरह की न्यूट्रिशन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो है वो वाइटल किस्म के केमिकल्स का स्टोर हाउस है। ये बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर इसने स्टोर किया हुआ है। इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, लिपिड्स हैं और बहुत सारे आयंस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वाइटल केमिकल्स हैं वो उनका स्टोर हाउस है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे वाइटल केमिकल्स मौजूद होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे इनमें से एक एग्जांपल जो बुक में लिखी हुई है दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का टूटना और पायरुवेट बनना ये केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसके थ्रू हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारे इस तरह का जो है वो ग्लाइकोलाइसिस और इसके अलावा और भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। फिर कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनल्स, आपको पता है बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होती हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। तो सारी ऑर्गेनल्स होती हैं। फिर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्म में ना सिर्फ ऑर्गेनल्स होती हैं बल्कि वो उनकी मूवमेंट भी करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव मैस मूवमेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट भी शो कर रहा होता है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम है साइक्लोसिस। तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि एक तो इसमें वाइटल केमिकल्स हैं, फिर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस वगैरह इसके अंदर हो रहे होते हैं, फिर इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं और इसकी जो है वो मूवमेंट भी होती है, दैट इज साइक्लोसिस। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। बहुत सिंपल और ईजी सा टॉपिक है। लास्ट में एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट के हवाले से एक एनिमेशन है, वो आप देख लें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। Cytoplasm, which is in rotational movement, and by using the high power object lens, we can observe the cytoplasm is streaming in a continuous rotational movement inside each cell of the plant leaf, and movement is in one direction. This movement is indicated by the movement of chloroplasts that are embedded अस्सलाम।